लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी। जिला मुख्यालयों से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। सुरक्षा को देखते हुए पोलिंग बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी में कल वोटिंग होगी। फिरोजाबाद, मैनपुर, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली में वोटिंग होगी। तो तीसरा चरण मतदान, बम्पर वोटिंग की तैयारियां की गई हैं। अब पिछली बार की अगर बात करें, 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान अभी हुए हैं। तीसरे चरण को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कल सुबह 7 बजे से मतदान किया जाएगा। आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बनते हुए अपना फर्ज निभाइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। कल की अगर बात करें तो कल बेहद ही खास है। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में मतदान होना है। ये है संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो चलिए आपको बता, लोकसभा की लड़ाई संभल की अगर बात करें तो परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी से, जियाउर रहमान बर्क एसपी से, समाजवादी पार्टी से सौलत अली बीएसपी से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं मैनपुरी बेहद हॉट सीट जयपुर सिंह बीजेपी से, डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से, शिव प्रसाद यादव बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में। हाथरस की अगर बात कर ले तो अनूप प्रधान बीजेपी की तरफ से हैं। जयबीर बाल्मीकि समाजवादी पार्टी की तरफ से, हेम बाबू धनगर बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कल जनता को वोट करना है। वहीं अगर बात करें फिरोजाबाद की तो ठाकुर विश्वदीप सिंह बीजेपी से, अक्षय यादव समाजवादी पार्टी से, चौधरी वशीद बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में। इस बार तीसरे चरण में मुलायम परिवार के 3 सदस्यों का जो है किस्मत जो है ईवीएम में कैद होगा। राजकुमार चाहर बीजेपी से, वहीं रामनाथ सिकरवार कांग्रेस से और पंडित रामनिवास शर्मा फतेहपुर सीकरी से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं एटा की अगर बात करें तो राजवीर सिंह, वहीं बरेली की अगर बात करें तो छत्रपाल सिंह गंगवार बीजेपी से वर्सेस प्रवीण सिंह एरन समाजवादी पार्टी से बरेली से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ये बदायूं की अगर बात कर ले तो दुर्विजय साक्य बीजेपी से और आदित्य यादव समाजवादी पार्टी से, हाजी मुस्लिम खान बीएसपी से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बड़ी लड़ाई है, कांटे की लड़ाई होने वाली, बेहद दिलचस्प कल का मुकाबला है। आगरा की अगर बात करें लोकसभा सीट से तो एसपी सिंह बघेल बीजेपी से और सुरेश चंद्र करदम समाजवादी पार्टी से, पूजा अमरूही बीएसपी से चुनावी मैदान में है। बेहद केंद्रीय मंत्री भी हैं एसपी सिंह बघेल। वहीं अगर बात करें आंवला लोकसभा सीट तो आंवला में धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी से और नीरज बौर समाजवादी पार्टी से, आबिद अली बीएसपी से चुनावी मैदान में है। कल वोटिंग होगी। इन प्रत्याशियों की भी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं और बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी की गई है। संजय सिंह आगरा से जुड़ रहे हैं, सत्येंद्र तिवारी मैनपुरी से, सुनील कुमार हाथरस से जुड़ रहे हैं, सौरभ उपाध्याय फिरोजाबाद से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत संजय सिंह आपसे ही कि किस तरीके से तैयारी की गई है, जानकारी क्या है, दर्शकों को अपडेट करें। संजय, कल की चुनाव को लेकर जानकारी बताएं, किस तरीके से है, कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। आगरा की बात की जाए तो आगरा में 2 लोकसभा सीट है। एक आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट तो दूसरी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट है। आगरा कमिश्नरेट को कहीं ना कहीं 59 जोन में बांटा गया है। साथ ही आपको बता दें 365 सेक्टर्स में इसको बांटा गया है और 32 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई, 2 कंपनी पीएसडी लगाई गई है और 99 इंस्पेक्टर इसमें तैनात रहेंगे। साथ ही 641 जो दरोगा है वो ड्यूटी देंगे। तो आपको बता दें तो पोलिंग पार्टी यहाँ रवाना हो गई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और 424 क्रिटिकल बूथ हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और जो 88 जो क्यूआरटी है वो बनाई गई है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके और लगातार जो व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जा रहा है। बिल्कुल, सौरभ उपाध्याय आपके पास क्या जानकारी है कल के चुनाव को लेकर? कल मतदान हो रहा है, अपडेट करें जल्दी। बिल्कुल सौरभ, देखिए फिरोजाबाद में तैयारी पूर्ण कर ली गई है। कल 7 मई को चुनाव होना है और पोलिंग पार्टियां जो है वो जिला मुख्यालय से रवाना कर दी गई हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सभी बूथों को जो है प्रशासन ने जो मेहनत की है मॉडल बूथ के रूप में बनाया है। 188 सेक्टर 28 जोन में बांटा गया है। जिले में 1285 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 2053 बूथ हैं। कुल मिला के 18,90,772 मतदाता जो है कल मतदान का जो है प्रयोग करेंगे। इसमें 10,11,815 पुरुष हैं तो 8,00,000
78,864 जो है महिलाएं अपने मतदान का प्रयोग करेंगी। सबसे बड़ी बात है कि सौरभ देखिए गर्मी का समय है, ऐसे में प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती है कि मतदान का प्रतिशत बढ़वाना, क्योंकि जिस तरीके का हीट वेव चल रहा है उसके लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं और मतदाताओं से अपील की है कि वो सुबह से ही घरों से निकलें और मतदान करें, क्योंकि आप देख रहे हैं पा रहे हैं कि तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान हैं। और यहाँ बात कर रहे हैं बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। 50% से अधिक बूथ ऐसे हैं जिन पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी, जहां से कभी भी संवेदनशील और असंवेदनशील जो बूथ हैं उन पर अगर किसी प्रकार की अप्रिय अगर कोई सूचना आती है तो तुरंत प्रशासन जो है उसको लाइव देख लेगा और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है मतदान केंद्रों पर तैनात रहेगी, क्योंकि गर्मी और धूप की वजह से अगर किसी मतदाता की कहीं कोई तबीयत बिगड़ती है तो उसके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ये टीमें यहाँ मौजूद रहेंगी। 350 बिल्कुल। से ज्यादा मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। तो यहाँ पे फिरोजाबाद में कल मतदान होना है, उसके लिए प्रशासन ने अपनी चलिए व्यवस्था और कर ली सत्येंद्र है। तिवारी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सत्येंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? एक आप लोगों से गुजारिश है, जिससे मैं सवाल पूछ रहा हूं वही अपने आप को अनम्यूट कीजिए, क्योंकि आवाज आएगी तो हम समझ नहीं पाएंगे। सत्येंद्र बताएं क्या जानकारी है। सत्येंद्र, आप सुन पा रहे हैं? चले, सुनील कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हैं। सुनील, क्या जानकारी है कल के चुनाव को लेकर? अपडेट करें दर्शकों को, क्या कुछ खास होने वाला है कल? जी सौरभ, आपको बता दूं कल यहाँ पे मतदान होगा, सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पे 19,30,297 मतदाता हैं जो कल 10 प्रत्याशी वापस लोकसभा से मैदान में है, जिनकी किस्मत का कल फैसला ईवीएम के माध्यम से तय करेंगे। जिसमें 19 लाख मतदाताओं में 10 लाख से अधिक पुरुष मतदाता है और 8 लाख से अधिक महिला मतदाता, जिसमें दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 8,199 है। प्रशासन ने पूरी अगर लोकसभा की बात करें तो 1429 बूथ बनाए हैं और जिसमें 1429 सेंटर है, जिसमें 2190 बूथ है। प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो 5300 पुलिस, 5 या 300 पुलिसकर्मी इसमें लगाए हुए हैं, जिसमें सीआरपीएफ के जवान है, पीएसी की भी टोलियां हैं, सब इंस्पेक्टर, सीओ इंस्पेक्टर सभी लगाए हुए हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। साथ ही अगर सभी की बात करें जो अन्य जो व्यवस्था है, इसके साथ इमरजेंसी के लिए रिजर्व ड्यूटी पे 10% जो कर्मचारी हैं वो रिजर्व ड्यूटी में भी रहेंगे और जितनी भी इनके पिंक बूथ और जो भी सारी व्यवस्था है वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। जी सर। सत्येंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही, सुन पा रहे हैं आप? चले ठीक है। संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, एक बात ये आपसे समझना चाहता हूं, देखिए 2 चरणों की अगर बात करें तो पहले चरण और दूसरे चरण में मतदान थोड़ा स्लो हुआ और कुछ लोग ये कह रहे थे गर्मी इसके पीछे वजह है। और लेकिन आपने 2014 और 2019 में देखा, उस समय भी गर्मी थी लेकिन लोगों पर असर नहीं पड़ा। मतदान मान के चला जाए कि तीसरे बार यानी तीसरे चरण में ज्यादा होगा? अब बिल्कुल साफ तौर पर 2 चरणों की जब बात की जाए तो कहीं ना कहीं मतदान कम हुआ, तो उसको लेकर कई सबक भी लिया गया है कि इस मतदान को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे सुविधा दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार मुस्तैद है और इसके घोल और इस टाइप की जो किट्स है वो बढ़ा दी गई हैं, चाहे वो मतदाता हो या फिर जो कर्मी जो चुनाव ड्यूटी में लगे उनके लिए, तो उन सबको किट्स दे दी गई हैं और जगह जगह पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्था की गई है तो जो मतदाता है उसको किसी प्रकार का हीट स्ट्रोक ना हो पाए, किसी प्रकार की परेशानी ना हो पाए, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। क्योंकि पिछले 2 चरण निकले हैं उनमें कहीं ना कहीं जो मतदान कम हुआ है तो उसको लेकर एक सबक के तौर पर इसको लिया गया है और अलग अलग प्रकार से इसको प्लानिंग की गई है। कहीं ना कहीं जिलाधिकारी आगरा भानुचंद्र गोस्वामी ने भी कई सारी चीजों को लेकर ब्रीफिंग की है, किस प्रकार से मतदान बढ़ाया जा सकता है। उन सारी चीजों को लोगों जो कवायद थी वो पूरी कर ली गई है। कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार 2 चरणों में मतदान हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं अधिक मतदान इस बार कराया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसको भी पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। चलिए आप लोग बने रहिए, 5 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रही 5 अलग अलग तस्वीरें। फिरोजाबाद से, आगरा से, बदायूं, मैनपुरी और हाथरस की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। ये अलग अलग तस्वीरें 5 जगह की आप देख पा रहे हैं। फिरोजाबाद से, आगरा से, बदायूं से, मैनपुरी, हाथरस की अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। तो पल पल की अपडेट भी हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर महा कवरेज जारी रहेगा।
तो तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर 7 मई को वोटिंग होनी है। बदायूं जिले की बात करें तो जिले में 1720 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब सुबह से बात किया जाए तो पोलिंग पार्टियां रवाना होने शुरू हो गई हैं। इसको लेकर विस्तार से जानकारी दी हमारे सहयोगी विजय श्रीवास्तव ने। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान हो चुका है। कल तीसरे चरण के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। बदायूं जिले में भी कल तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है, जिसको लेकर व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही मंडी परिसर से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। आपको बता दें, बदायूं जिले में 3rd फेज के लिए वोटिंग होनी है, जिसको लेकर मंडी परिसर से लगातार पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। बदायूं जिले के निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 1700 से ज्यादा जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 2500 से ज्यादा जो है मतदेय स्थल भी बनाए गए हैं। आपको बता दें, इस बार के लोकसभा चुनाव में बदायूं में 24 लाख से ज्यादा जो है मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ इस बार के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। विजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। हाथरस में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। बता दें कि हाथरस लोकसभा क्षेत्र से 1429 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 837 हाथरस की 3 विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें और 592 अलीगढ़ जिले की 2 विधानसभाओं में है। वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए 5300 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और हाथरस जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार व्यवस्थाओं को लेकर जायजा ले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर के कल उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिसमें हाथरस में आज यहां से पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथ स्थल के लिए रवाना हो रही हैं। हाथरस में 19,30,297 मतदाता कल हाथरस के 10 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। आपको बता दें, हाथरस में मतदान के लिए 1429 मतदान केंद्र और 2190 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 5 विधानसभाएं आती हैं। इगलास, छर्रा, सिकंदराबाद, साराबाद और हाथरस और सार आती हैं, जिसमें हाथरस की 3 विधानसभाओं के लिए 1295 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 1295 ही पोलिंग पार्टियों को आज यहाँ हाथरस के एमजी पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना किया जा रहा है। 2009 में भारतीय जनता पार्टी समर्थित राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी ने यहाँ जीत दर्ज करी थी, लेकिन उसके बाद और पहले हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यहाँ दूसरे नंबर पर रह सकती है। काफ़ी दल बल के साथ वो अपने चुनाव प्रचार में भी है और बहुजन समाज पार्टी को इस बार नुकसान देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक मतदान को लेकर के बात करें तो लोगों में भी इस बार बदलाव के चांसेस है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या 1991 से जो भारतीय जनता पार्टी का किला है वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से उसके किले को भेद पाते हैं या नहीं पाते। इसका फैसला कल होने वाले मतदान में हो जाएगा। मतदाता कल उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। तो पल पल के अपडेट के लिए मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय सिंह आगरा से, सौरभ उपाध्याय फिरोजाबाद से, सुनील हाथरस से, मैनपुरी से सत्येन तिवारी जुड़े हुए हैं। सत्येन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल के लिए क्या कुछ जानकारी है? मतदान सुबह 7 बजे से होना है, क्या अपडेट है आपके पास, दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज मैनपुरी नगरी गल्ला मंडी से सभी पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। मैनपुरी में 1646 मतदान स्थल बनाए गए, वहीं 850 वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात किया गया, जहां पर असंवेदनशील है वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स, पीएससी, पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाया गया है। तो कहीं न कहीं अगर गड़बड़ी की कोई आशंका होती है तो वहां पर रिजर्व में 4 पार्टियां छोड़ी गई हैं, जो पल पल की अपडेट में निगाह रखेंगे। तो वही प्रशासन ने मैनपुरी में कमर कस ली है, किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही या खुरापात मिलती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सौरभ, मैं एक बात ये आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, पिछले 2 चरणों के मतदान हम लोगों ने देखा और वहां कवरेज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हमने चलाया, पल पल के अपडेट दर्शकों तक पहुंचाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मतदान केंद्रों के आसपास कुछ असामाजिक तत्व घूमने लगते हैं, शरारती तत्व घूमते हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल सौरभ, देखिए इस बाबत हमने जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन फिरोजाबाद के उनसे ये सवाल किया कि भाई जो मतदान केंद्र है उनके आसपास जो है माहौल बिगाड़ने वालों के लिए क्या व्यवस्था है।
तो इसके लिए पहला मिलिट्री और पीएसी फोर्स जो है वो तैनात किया गया है और संवेदनशील जितने ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पूर्व में इस प्रकार की चीजें होती रही हैं, जिनको चिन्हित किया गया है, उन पर कड़ी निगरानी की जा रही है। उनको जो है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से उनकी निगरानी की जा रही है और साफ तौर पे पीएसी और जो पहला मिलिट्री फोर्स है वो तैनात रहने वाली है। 100 मीटर तक इस प्रकार की किसी भी आदमी को आने जाने की परमिशन नहीं। चलिए ठीक है सौरभ, अब ये तो ठीक है, अभी सुरक्षा की बात हमने कर लिया, पोलिंग पार्टियों की बात कर लिया, अब कोर पॉलिटिकल बात ये होगी कि सीटों पर मुकाबला क्या देखने को मिल रहा है फिरोजाबाद में, गणित समझाएं। बिल्कुल, देखिए फिरोजाबाद अगर सीट की बात कर ले तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। चूंकि सैफई परिवार के जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई है अक्षय यादव, वो तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वदीप सिंह पर विश्वास जताया, ठाकुर विश्वदीप सिंह पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 2 बार फिरोजाबाद में सभा की है कि मामला फिरोजाबाद की सीट की अगर बात हॉट सीट है, इसीलिए 2 बार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद आए हैं, उन्होंने जनसभाएं की हैं और जनता से अपील की है कि उनको वोट दें। दूसरी तरफ खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर सभा की और जो विधानसभा है वो ये मानी जाती है। ठीक है, आप लोग बने रहिए, फिर आपके पास आऊंगा। मैनपुरी में 7 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। जिले में 1646 मतदान स्थल बनाए गए हैं। भीषण गर्मी के चलते कर्मियों के पानी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं शहर के नवीन गल्ला मंडी से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया जाएगा। जनपद में आज पोलिंग पार्टियां रवाना होनी है तो प्रातः 7 बजे के बाद काउंटर खोल दिए गए। 4 विधानसभाएं हमारी हैं जिनकी प्रत्यक्ष व्यवस्था की गई है। 107 मैनपुरी, 108 ढोका, 109 और 110 हमारे कुल बूथ जो है तो 1646 बूथों के साथ सवारी पोलिंग पार्टियां तैयार हो रही है। जैसे वर्तमान में 2 जगह काउंटर है, ARO काउंटर है, जो समानांतर हमारा स्टेशनरी काउंटर है जहाँ से मुझे सामान स्टेशन दे रहे हैं। ARO काउंटर से भी उनको सामान दे रहे हैं। प्रयास यही है कि हमारा सेकेंड हाफ में आज 12 से 1 बजे तक हमारी समस्त पार्टियां रवाना हो जाएंगी ताकि वो फिर बूथ के निर्माण संबंधी कार्रवाई वहां हो। चलिए, बदायूं से हमारे सहयोगी विजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विजय, बताएं क्या है कल के विषय में जानकारी और सियासी गणित क्या है बदायूं की, ये भी समझाएं। बिल्कुल, आपको बता दूं सौरभ, बदायूं में जो है पोलिंग पार्टियां सारी अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं और लगातार कल की वोटिंग को लेकर तैयारियां चल रही हैं। बदायूं में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और इस बार लोकसभा बदायूं में करीब 22 लाख से ज्यादा जो है मतदाता मतदान करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, बदायूं की 2 विधानसभाएं जो हैं वो बरेली में लगती हैं। वो पहली विधानसभा सीकूपुर है और दूसरी दातागंज, तो वो दोनों विधानसभाएं बरेली में लगती हैं और वहां भी जो है कल ही वोटिंग होनी है। बदायूं जिले की अगर आपने बात की तो सियासत की जो आपने बात की, राजनीतिक गणित की, तो यहाँ 2019 का चुनाव जो था वो संगमित्रा मौर्य जो थी 19,000 वोटों से जीती थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट कर विजय साहब को प्रत्याशी बनाया है। साथ ही बड़े चेहरा जो शिवपाल यादव है, उनके बेटे आदित्य यादव यहाँ चुनाव मैदान में है और बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ है। तमाम दोनों दलों के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी तरीके से पूरा चुनाव प्रचार किया और लगातार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तो पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सपा बसपा का गठबंधन था और इस बार जो है गठबंधन जरूर है लेकिन बसपा जरूर इस गठबंधन से बाहर है। बसपा की अगर बात करें तो बसपा ने पूर्व विधायक मुस्लिम खां को सदर विधानसभा सीट से जो लोकसभा चुनाव है उसमें उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि जो लोकसभा क्षेत्र बदायूं है, इस बदायूं में निर्णायक भूमिका में जो रहता है वो यादव प्लस मुसलमान रहता है और वही कोशिश ये है कि जो जीत का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, तमाम अपने अपने अलग अलग वादे हैं और लेकिन ये बात जरूर है कि बदायूं में डिसाइडेड फैक्टर जो रहेगा कि वो मुस्लिम खां जो बसपा की प्रत्याशी है क्या वो समाजवादी पार्टी को डेंट कर पाते हैं या नहीं। इस पे तमाम तरीके के लोगों की अपनी राय है कि जो बेस वोटर है बीएसपी का, क्या वो बीएसपी के साथ जाएगा या फिर मुसलमान में सेंधमारी इस बार हो पाएगी या फिर मुसलमान जो है एक साथ जो है आदित्य यादव के साथ चला जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो ये मुस्लिम और यादव बहुल इलाका और समाजवादी पार्टी का इसको गढ़वी कहते हैं, तो यही उनकी एक बड़ी रणनीति रहती है समाजवादी पार्टी की। जिस तरीके से मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और इसके साथ साथ यादव आबादी भी यहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए कह सकते हैं कि मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में है।
बिल्कुल। जी, सौरभ। चलिए, आगरा से संजय सिंह जुड़े हैं। संजय, ये मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एसपी सिंह बघेल, और अगर देखा जाए यहां पर मुकाबला त्रिकोणी होने वाला है, तो समझाएं किसका वर्चस्व ज्यादा है, जनता किस पर विश्वास करती हुई नजर आ रही? बड़ा नाम है एसपी सिंह बघेल। बहुत कहा जितना भाजपा का यहाँ कब्जा रहा है, इससे पहले कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन जी। लंबे समय से कई दशकों से भाजपा का यहाँ कब्जा है और हमेशा से जो सेक्रेटरी वो घर से ने दुकान पे छोड़ आना। जी। सौरभ, आप थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा लाइव है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, आप बोलिए संजय, बोलिए आप। फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी में कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला कड़ा होता नजर आ रहा है। तो पिछली बार राजकुमार चाहर यहाँ से लगभग 4.5 से अधिक लाख वोटों से जीते थे, एक बम्पर जीत यहाँ से हासिल की थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं रामनाथ अग्रवाल जो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं, काफी एक नंबर बाबूलाल जो विधायक हैं यहाँ से भाजपा के, उनके बेटे भी यहाँ से निर्दलीय खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला वहां फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्गत बीजेपी की विजय वहां से हो सकती है। जी बिल्कुल। चलिए, फिरोजाबाद की तरफ रुख करते हैं। सौरभ, बताएं, अक्षय यादव, विश्वदीप सिंह, और यहाँ का अगर मुकाबला देखा जाए किस तरीके से है, क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसा सौरभ मैंने बताया कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। क्योंकि हमने जो है हर जगह जाके चुनावी जो चौपाल है उसको किया है, जनता के मन की बात को समझा है। तो यहाँ साफ तौर पे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कहा जाता है फिरोजाबाद की 3 विधानसभाएं आज भी समाजवादी पार्टी के पास है, 3 विधायक उनके हैं। ऐसे में जो यादव मतदाता, ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी को वोट करेगा और मुस्लिम, तो ये चुनौती बीजेपी के लिए होगी कि कितना मुस्लिम मतदाता और यादव मतदाता वो काट पाते हैं। क्योंकि हरिओम यादव जो सैफई परिवार के रिश्तेदार हैं और भारतीय जनता। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।